निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण व अन्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय के रूप में भी जाना जाता है? किसको कम्युनिकेशन है जो अन्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय के रूप में भी जाना जाता है? सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा हमारे विश्वसनीय कौन होंगे? मित्र होंगे। तो कौन होंगे? मित्र। दोस्तों को आमतौर पर संचार में दूसरों की तुलना में अधिक भरोसेमंद माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनमें हमें अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध मित्र और परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान और राय के आधार पर ईमानदार और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए अधिक संभावना रखते हैं। दूसरी ओर सेल्स पर्सन और जो सशुल्क समीक्षा के पास एक पक्षपाती या स्वार्थी दृष्टिकोण भी हो सकता है। अजनबियों के पास विश्वास स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठा या विश्वसनीयता नहीं हो सकती। तो क्या था? मित्र है वो हमारे विश्वसनीय नहीं हो सकते। सेल्समैन होगा वो क्या होगा? दृश्य उसका क्या होगा? सेल्समैन बेच रहा हो तो उसको क्या होगा? अपना खुद की दृष्टिकोण है, स्वार्थ होगा उसको, तो वैसे नहीं होगा करीबी। और जो अजनबी है उससे हम इतने करीब नहीं होते। तो मित्र हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगा, क्योंकि हम अब हर बात उसको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण में अर्थगत बाधाओं के रूप में भी जाना जाता है? कम्युनिकेशन में जो अर्थगत बाधाओं के लिए भी जाना जाता है, तो कौन सी होगी? पर्या पर्या जो प्रक्रियात्मक है, संग जो सांगठनिक है, मतलब कि दोषपूर्ण है, या तकनीकी भाषा है, या बिना आधार की अनक्वालिफाइड पूर्वधारणा। तो देखो, तो इसमें होगा जो ऑर्गेनाइजेशन जो नीति है, संगठन की कोई नीति है वो तो नहीं होगा। और ना ही इसमें जो प्रकात्मक है वो होगा, और ये भी नहीं है, परंतु दोषपूर्ण अनुवाद होगा। तकनीकी भाषा का कोई जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कोई भाषा है वो हिंदी की जगह इंग्लिश है, इंग्लिश की जगह हिंदी बोल रहे हैं, तो वो तकनीकी भाषा का उपयोग से भी हो सकता है। कोई दोषपूर्ण भी हो सकता है। बिना आधार की अनक्वालिफाइड पूर्व धारणा है, जो बिना आधार की हम पहले से जो कोई धारणा बना रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक बाधाओं के रूप से भी माना जा सकता है। भाषा संबंधी उन बाधाओं को संदर्भित करते हैं जो संचार के उपयोग किए जाने वाले शब्द, प्रतीक, संकेतों के अर्थ की गलतफहमी के कारण उत्पन्न होती है। तो ये सिमेट्रिक बाधाओं के रूप से भी माना जा सकता है। सिमेट्रिक बाधाओं में क्या आ जाएगा, जिसमें क्या है, सिमेट्रिक शब्द, प्रतीक, संकेतों के अर्थ की गलतफहमी के कारण भी होता है, वो सिमेट्रिक बाधा है। दोषपूर्ण दोषपूर्ण में क्या है, तब होता है जब एक भाषा दूसरी भाषा से संदेश का अनुवाद सटीक नहीं कर पाता, तो वो दोषपूर्ण। तकनीकी में क्या हो जाएगा, जैसे शब्दशाल विशेष शब्दावली का उपयोग प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश को भ्रमित और गलत व्याख्या पैदा कर सकता है, वो तो तकनीकी भाषा का उपयोग से हो सकता है। अयोग्य धारणा मतलब ज्ञान समझ दृष्टिकोण को स्थापित किए बिना धारणा बनाने से संदेश को गलतफहमी होगी, और जिससे क्या है, बाधाएं उत्पन्न होगी। तो ये क्या है, सिमेट्रिक बैरियर है। दोषपूर्ण अनुवाद सिमेट्रिक बैरियर है, तकनीकी भाषा भी सिमेट्रिक बैरियर है, अयोग्य धारणा भी क्या, सिमेट्रिक बैरियर है। कार्यात्मक विशेषता क्या होती है, जब एक संगठन के भीतर एक संगठन होता है, उसके भीतर श्रम के विभाजन और कार्यों की विशेषता का संदर्भित करता है, वो क्या, कार्यात्मक विशेषक होता है। जो सामान्य समझ की कमी के कारण, संचार टूटने के कारण भी हो सकता है। जो कार्यात्मक विशेष जो बाधाएं होती है, वो एक संगठन के भीतर काम करते हैं, तो उसके समय क्या है, कोई सामान्य समझ की कमी कारण कोई समूह है, ग्रुप में है, और एक सामान्य समझ की कमी के कारण है संचार टूटने कारण कार्यात्मक बाधाएं हो सकती है। संगठनात्मक नीति में क्या है, एक नियम के कारण और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो संचार के प्रभाव को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अवरोध भी पैदा कर सकते हैं। वो क्या है, संगठन में नियमों के कारण हो सकती है। कार्यात्मक एक में क्या है, एक समूह में है और वो एक समझ के कारण है, किसी को कहा कुछ है पर सुना कुछ, तो वो क्या है, एक समूह में हो रही है, तो उसमें हो सकती है बाधाएं। व्यक्तिगत संचार कुछ मामलों में प्रभावी हो सकता है। जो व्यक्तिगत संचार है, पर्सनल जो संचार है, वो कुछ मामलों में तो प्रभावी हो सकता है, लेकिन सामान्यीकरण उसको जनरलाइजेशन नहीं कर किया जा सकता। हमेशा जन संचार से अधिक प्रभावित होता है। संचार की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे उद्देश्य, दर्शक और संदेश, संदर्भ आदि। तो व्यक्तिगत संचार कुछ मामलों में तो प्रभावी हो सकता है, लेकिन ये सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। हमेशा जन संचार से अधिक प्रभावित होता है। संचार को प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे उद्देश्य, दर्शक, संदेश, संदर्भ आदि।
संचार के दो चरण प्रभाव सिद्धांत से पता चलता है कि मास मीडिया लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से राय देने वाले नेताओं या बिचौलियों के माध्यम से प्रभावित कर सकता है। जो मास मीडिया है राय देने वाले नेताओं या बिचौलियों के माध्यम से प्रभावित किया कर सकता है, जो मीडिया संदेशों की व्याख्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, जबकि मास मीडिया व्यक्तिगत संचार का प्रेरक हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करें। कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? उपग्रह एक्स पर जीवन की असंभावना के लिए बारे में किसी ने भी अभी तक कोई असंदिग्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। कि उपग्रह एक्स पर जीवन की असंभावना के बारे में किसी ने भी अभी तक कोई जो असंदिग्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उपग्रह पर एक्स पर जीवन है। तो ये कौन सी हो जाएगी? कौन सी फैलसी एंड इनफॉर्मल फैलसी का प्रकार है, जिसमें कहा रहा है कि उपग्रह पर जीवन संभव, अभी तक असंभावना है कि उपग्रह पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसलिए निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस पर जो है उपग्रह पर जीवन संभव है। तो ये है अपील टू इग्नोरेंस, इनफॉर्मल फैलसी का प्रकार है। क्या? प्रज्ञात्मक युक्ति का प्रकार है। रेड हेरिंग क्या होता है? रेड हेरिंग होता है जो बात को है घुमा देना, रेड हेरिंग होती है। और स्ट्रा मैन क्या है? पोजीशन पर अटैक होता है। अज्ञानता की अपील एक प्रकार की अनौपचारिक भ्रांति है जहां तर्क एक निश्चित दावे के खिलाफ साक्ष्य की अनुपस्थिति पर आधारित होता है। मतलब एक निश्चित दावा होता है, तो एक निश्चित दावा पता है उपग्रह पर जीवन संभव है, पृथ्वी एक है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी है, तो ऐसे क्या है पता है कि वहाँ पर जीवन संभव है, परंतु बताया जा रहा है कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। तो क्या है? ऐसी अज्ञानता की अपील है एक प्रकार की अनौपचारिक भ्रांति है जहाँ एक तर्क निश्चित दावे के खिलाफ साक्ष्य की अनुपस्थिति पर आधारित होता है। निश्चित दावा होता है परंतु साक्ष्य क्या एब्सेंट बताया जा रहा है, तो ये मानता कि किसी विशेष दावे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो कोई विशेष दावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दावा सही या गलत होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई सबूत नहीं है कि भूत मौजूद नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है कि भूत मौजूद नहीं है, इसलिए भूतों का अस्तित्व होना चाहिए। ये अज्ञाता भ्रम का अपील है, क्योंकि इसमें क्या है कोई सबूत नहीं है कि भूत मौजूद नहीं है, परंतु भूतों का अस्तित्व होना चाहिए। तो सबूत ही नहीं तो भूतों का अस्तित्व कहाँ से होगा? तो ये अज्ञानता अपील है कि किसी दावे के खिलाफ साक्ष्य की अनुपस्थिति में आवश्यक रूप से इसकी वैधता साबित नहीं कर सकती। तो वैधता साबित है, साक्ष्य ही नहीं मिले तो वैधता कहाँ से होगी? तो ये क्या है? अज्ञानता की अपील है। मतलब कि नेगेटिव बात को पॉजिटिव बताना, नेगेटिव बात को पॉजिटिव बताना, पॉजिटिव बात को नेगेटिव बताना, तो ये क्या अज्ञानता की अपील है। कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है, कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव है। तो ये कौन सा समतुल्य है? समतुल्य पूछा है, समतुल्य। समतुल्य कौन कौन से हो जाएंगे? कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, तो कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, तो कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव है। कौन कौन से बनेंगे समतुल्य? तो कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, ठीक है, कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, तो इसमें होगा कुछ गैर मांसाहारी, यहाँ गैर आ गया, कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, ये होगा गैर जानवर। तो यहाँ कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट है